नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रॉन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोटर नेम प्लेट डिटेल्स के बारे में। यानी हम ये समझेंगे कि एक मोटर के नेम प्लेट पे क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं और इन डिटेल्स का क्या मीनिंग होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर हम किसी भी नेम प्लेट की बात करते हैं तो फर्स्ट हमें इस नेम प्लेट पे उस मोटर का मैन्युफैक्चरर के बारे में पता चलता है, यानी किस कंपनी ने इस मोटर को बनाया है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये जो मोटर है जिसकी नेम प्लेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मोटर लार्सन एंड टूब्रो कंपनी यानी LNT कंपनी की बनी हुई है। सेकंड, इसके बाद हमें टाइप ऑफ मोटर के बारे में पता चलता है। टाइप ऑफ मोटर का मतलब है कि मोटर किस तरह की है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मोटर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, आइदर DC और AC मोटर। फिर AC मोटर्स में भी हो सकता है कि वो सिंक्रोनस मोटर हो या फिर इंडक्शन मोटर हो। और अगर इंडक्शन मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर में भी 3 फेज भी हो सकती है, सिंगल फेज भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग मोटर का टाइप डिफाइन कर रहे हैं, तो मोटर टाइप। थर्ड पे अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे हम लोग CE मार्किंग यहाँ पे देख सकते हैं। CE मार्किंग का मतलब होता है कंफर्मेशन टू यूरोपियन नॉर्म्स। दोस्तों जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को कुछ टेस्ट से पास होना पड़ता है, यानी उस प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है इस चीज़ को परखने के लिए उसके ऊपर कई सारे टेस्ट किए जाते हैं। और ये जो टेस्ट होते हैं ये कई नेशनल और इंटरनेशनल कमिटीज़ की गाइडलाइन को ध्यान में रख के किए जाते हैं। तो अगर हम लोग CE मार्किंग की बात करते हैं तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो नॉर्म है, यूरोपियन कंट्रीज़ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनका ध्यान रख के जब किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है और टेस्ट किया जाता है, और अगर वो प्रोडक्ट्स उन गाइडलाइंस पे खरा उतरता है उसी के बाद उसे CE मार्किंग दी जाती है। ऑलराइट, इसके बाद अगर हम लोग CE मार्किंग के अगर नीचे ध्यान से देखें तो यहाँ पे IS मार्किंग भी दी गई है। IS मार्किंग का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड, यानी ये जो मोटर है वो इंडियन स्टैंडर्ड 325 को भी कंप्लाई करती है। दोस्तों इंडिया की एक कमेटी है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्या करती है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अलग अलग गाइडलाइंस क्रिएट करती है अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी और कई तरह के प्रोडक्ट्स के लिए ये गाइडलाइंस क्रिएट करती है। और जो भी स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें इन गाइडलाइंस को फॉलो करके ही अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ता है, तभी ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो पास होते हैं और मार्केट में इस्तेमाल करने के लायक माने जाते हैं। तो यहाँ से ये बेसिक डिटेल्स हमने मोटर नेम प्लेट के बारे में जाने। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मशीन नंबर लिखा हुआ है। मशीन नंबर एज सच हमारे कोई बहुत सिग्निफिकेंस का नहीं है। मशीन नंबर में पर्टिकुलरली उस मशीन का सीरियल नंबर होता है, जिससे अगर कभी फ्यूचर में मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ सर्विस चाहिए तो इस मशीन नंबर की मदद से कंपनी आइडेंटिफाई कर पाती है कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कौन सा है, उसके क्या स्पेसिफिकेशंस है। तो ये मशीन रिलेटेड और मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर वेरी करेगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइप। टाइप में अगर आप देखेंगे तो TEFC लिखा है, यानी ये टाइप ऑफ कूलिंग की बात हो रही है। दोस्तों मोटर्स की जब हम कूलिंग की बात करते हैं तो ये कूलिंग दो तरीके से हो सकती है। आइदर जो कूलिंग है वो नेचुरल तरीके से हो या फिर वो फोर्स तरीके से हो। तो दो तरह से हम लोग मोटर के अंदर कूलिंग कर सकते हैं। तो TEFC का मतलब होता है टोटली इनक्लोज्ड। टोटली इनक्लोज्ड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये जो मोटर का स्टेटर वाला पार्ट है जो आप देख सकते हैं, ये जो स्टेटर है ये मोटर को चारों तरफ से कवर करके रखता है। तो मशीन का कोई भी इंटरनल पार्ट बाहर से एक्सेसिबल नहीं होता है। तो टोटली इनक्लोज्ड। और FC, F का मतलब क्या है, F का मतलब है फोर्स और C का मतलब है कूलिंग। तो TEFC का मतलब है टोटली इनक्लोज्ड फोर्स कूलिंग। और यहाँ पे जो फोर्स कूलिंग की जा रही है वो किसकी मदद से की जा रही है, फोर्स कूलिंग है वो फैन की मदद से की जा रही है, राइट। तो ये जो मोटर है इस मोटर में कूलिंग के लिए फैन का अरेंजमेंट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो रेटिंग है वो है किलोवाट एंड HP रेटिंग, यानी इस मोटर की किलोवाट या HP रेटिंग कितनी है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे इस किलोवाट और HP रेटिंग लिखी है। तो ये जो मोटर है ये मोटर 3.7 किलोवाट की है, और अगर HP में देखेंगे तो HP में ये 5 HP की मोटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मोटर एक इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस है, यानी ये इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हर एक मोटर की किलोवाट कंजप्शन के साथ साथ उसकी मैकेनिकल HP रेटिंग भी लिखी जाती है, यानी कितना मैकेनिकल पावर वो जनरेट कर सकता है, राइट। तो 3.7 किलोवाट क्या है, वो इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है, और 5 HP क्या है,
जो मैकेनिकल आउटपुट पावर हमें मिलेगी। और हम जानते ही हैं कि अगर हमें HP को वॉट में कन्वर्ट करना हो तो एक HP में लगभग 740 वॉट्स होते हैं, तो इजीली हम लोग वॉट और HP को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेटिंग है वो यहाँ पे हमें मोटर का RPM रेटिंग देखने को मिलता है, यानी मोटर एक्चुअल कितने RPM पे रन कर सकती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो RPM लिखा हुआ है ये कौन सा RPM है, ये रोटर का RPM है, राइट। तो रोटर का RPM कितना दिया गया है, 1440 यानी 1440। अब इसी नंबर से हम लोग आसानी से सिंक्रोनस RPM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप गैस कीजिए कि इसका सिंक्रोनस RPM कितना होगा, और आप में से लगभग सभी लोग इस चीज़ को आसानी से गैस कर पाए होंगे कि अगर रोटर का एक्चुअल RPM 1440 RPM है तो इसका जो सिंक्रोनस RPM होगा वो कितना होगा, वो 1500 RPM होगा। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने अंदाज़ा लगाया बिकॉज सिंक्रोनस RPM निकालने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, 120F/P, राइट। और इस मोटर के लिए अगर हम बात करें तो इस मोटर के लिए रेटेड फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 50 हर्ट्ज, और ±5% का टॉलरेंस दिया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे 120 रखूँ और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 रखूँ, राइट। अब मुझे नंबर ऑफ पोल तो पता नहीं है, और नंबर ऑफ पोल अगर आप देखेंगे तो इस मोटर पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स हैं इस मोटर के 2, राइट। तो अगर हम नंबर ऑफ पोल्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो ऐसा करने से जो हमारी सिंक्रोनस स्पीड आएगी वो आएगी 3000 RPM, जो कि रोटर की एक्चुअल स्पीड से कहीं ज़्यादा है। जबकि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज जो किसी भी इंडक्शन मोटर की जो फुल लोड स्पीड होती है, जो एक्चुअल RPMs होते हैं, वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास होने चाहिए। तो अब हम क्या करके देखते हैं, हम नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 4 लेके देखते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ पोल्स 4 लें तब देखते हैं हम हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड है वो क्या आती है। इस परिस्थिति में जब हम नंबर ऑफ पोल्स 4 रखते हैं तो हमारी जो सिंक्रोनस स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 1500 RPM। तो आप देख सकते हैं जो 1500 RPM हमने सिंक्रोनस स्पीड लिखी थी ये मोटर की एक्चुअल स्पीड के बहुत पास है। तो इसी से हमें आइडिया लग गया कि अगर हमारी एक्चुअल स्पीड 1440 RPM दी गई है तो सिंक्रोनस स्पीड भी 1500 RPM होनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है वो पता चलती है मोटर की स्लिप। स्लिप हम सभी जानते हैं क्या होता है, स्लिप हमारा सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस होता है। यानी मेरी जो सिंक्रोनस स्पीड है 1500 RPM और एक्चुअल स्पीड जो है 1440 RPM, इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे स्लिप RPMs मिलेंगे, राइट। तो इससे मुझे स्लिप का पता भी चल रहा है। तो एक इस सिंगल डेटा से मुझे ये 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलती हैं। आफ्टर दिस यहाँ पे मोटर का फ्रेम रेटिंग दिया गया है। अगेन फ्रेम रेटिंग एज ए यूजर हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता है, बिकॉज अलग अलग मैन्युफैक्चरर का ये जो फ्रेम का स्पेसिफिकेशन है ये डिफरेंट रहेगा, तो ये मेक टू मेक वेरी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेटिंग है वो है मोटर का रेटेड वोल्टेज। इस पर्टिकुलर मोटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मोटर है ये 415 वोल्ट पे डिज़ाइंड है, यानी इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है और ±10% का टॉलरेंस दिया गया है। तो ये जो वोल्टेज है 415 वोल्ट है और ±10% का टॉलरेंस अलाउड है, यानी 415 वोल्ट में 10% का जो उतार या चढ़ाव होगा वोल्टेज में, तो मोटर उस उतार चढ़ाव को देख सकती है। 415 का 10% 41.5 वोल्ट होता है, तो 41.5 वोल्ट अगर हायर साइड में जाए या फिर लोअर साइड में जाए तो भी ये मोटर आसानी से काम कर पाएगी। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी की बात ऑलरेडी कर ही ली है। इसके बाद एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी किस टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए डिज़ाइन है, किस एम्बिएंट टेम्परेचर तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो मोटर है ये मोटर ओवरऑल डिज़ाइन है 50 डिग्री एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए, यानी अगर आप इस मोटर को ऐसी जगह लगाते हैं जिसके आसपास का जो तापमान है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक है, तो ये जो मोटर है ये आसानी से काम कर सकती है। इसके बाद अगर हम एम्पेयर रेटिंग की बात करते हैं तो इस मोटर के लिए एम्पेयर रेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है 7.5 एम्पेयर, यानी ये जो मोटर है ये मोटर फुल लोड पे 7.5 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगी। अगर आप इस मोटर पे 3.7 किलोवाट या फिर 5 HP का लोडिंग करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में ये मोटर मैक्सिमम 7.5 एम्पेयर करंट ड्रॉ करेगी। तो यहाँ पे हमें मोटर की एम्पेयर रेटिंग भी पता चलती है। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेटिंग है वो है मोटर का कनेक्शन टाइप। आप आसानी से देख सकते हैं यहाँ पे जो कनेक्शन टाइप मेंशन है वो है डेल्टा, यानी इस मोटर की जो वाइंडिंग है वो हमें डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट करनी है। आप सभी जानते हैं अगर हम किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग्स हमें देखने को मिलती है,
यानी इस तरह से मुझे 3 वाइंडिंग देखने को मिलेगी। अब इन वाइंडिंग्स को हम आपस में 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। या तो हम इस वाइंडिंग को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं या फिर सेम वाइंडिंग को डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट किया जा सकता है। अब डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर्स कॉन्फ़िगरेशन, यानी मैन्युफैक्चरर ने वाइंडिंग को किस तरह से डिज़ाइन किया है, इंसुलेशन को किस तरह से डिज़ाइन किया है, कॉपर का जो वाइंडिंग है वो किस साइज़ का है, तो इसके हिसाब से ही हमें मोटर के टर्मिनल को कनेक्ट करना होता है। तो अगर मैं इस मोटर को स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करना चाहता हूँ तो हम क्या करेंगे, हम एक टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे और बचे हुए 3 टर्मिनल्स पे हम R, Y और B ये 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। जबकि जैसे कि इस नेम प्लेट में लिखा है कि ये जो मोटर है वो डेल्टा कनेक्टेड मोटर है, तो इस मोटर को डेल्टा कनेक्शन में लाने के लिए हमें क्या करना होता है, मोटर को डेल्टा कनेक्शन में लाने के लिए हमें अल्टरनेट टर्मिनल्स को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और जो हमारे ये टर्मिनल्स 3 टर्मिनल हैं, यहाँ पे हम R, Y, B 3 फेज सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मोटर को स्टार या डेल्टा कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्यूटी लिखा हुआ है, ड्यूटी S1। ड्यूटी का क्या मतलब होता है, ड्यूटी का ये मतलब होता है कि अपनी फुल लोड कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल अगर इस मोटर की हम लोग बात करें तो इस मोटर की फुल लोड कैपेसिटी या रेटेड कैपेसिटी कितनी है, वो है 3.7 किलोवाट। यानी अगर इस मोटर पे 3.7 किलोवाट लोड दिया जाए तो ये मोटर कंटिन्यूसली इस रेटिंग पे वर्क कर सकती है। तो S1 ड्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूस ड्यूटी रेटिंग, यानी जो भी उसकी रेटेड कैपेसिटी है उस रेटेड कैपेसिटी पे वो कंटिन्यूसली वर्क कर सकती है। दोस्तों मोटर्स अलग अलग ड्यूटी साइकिल्स में अवेलेबल है और अलग अलग एप्लीकेशंस के हिसाब से हम लोग मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप ये चार्ट भी देख सकते हैं, जैसे कि S1 ड्यूटी का मतलब होता है कंटिन्यूस ड्यूटी, मैंने आपको समझाया ही। S2 अगर आपकी मोटर ड्यूटी है तो इसका मतलब है शॉर्ट टर्म ड्यूटी, S3, S4, S5, S6, S7 एंड सो ऑन। इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से मोटर की ड्यूटी अलग अलग हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो रेटिंग आती है वो आती है मोटर का इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास का मतलब होता है कि जो मोटर है, इस मोटर की इंसुलेशन कितना मैक्सिमम टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर सकती है। तो एज पर स्टैंडर्ड हमारे पास कई तरह के इंसुलेशन क्लास अवेलेबल हैं। मोटर्स जनरली इंसुलेशन क्लास बी या फिर इंसुलेशन क्लास एफ में अवेलेबल होते हैं। तो एक चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग इंसुलेशन क्लासेस की जो मोटर है या अलग अलग इंसुलेशन क्लासेस के जो इक्विपमेंट हैं वो कितना मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास बी इंसुलेशन की जो मोटर्स हैं वो 130 डिग्री तक के मैक्सिमम टेम्परेचर तक विथस्टैंड कर सकते हैं, जबकि क्लास एफ इंसुलेशन वाले मोटर्स का जो इंसुलेशन है वो 155 डिग्री तक के टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है। राइट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग इंसुलेशन के टेम्परेचर विथस्टैंड की बात कर रहे हैं, जबकि इसके ऊपर जब हमने एम्बिएंट टेम्परेचर देखा था वो पूरी मोटर के लिए एप्लीकेबल था। यानी जो मोटर है वो मोटर एज कंप्लीट डिवाइस कितना मैक्सिमम टेम्परेचर पे वर्क कर सकती है एफिशिएंटली, जबकि इंसुलेशन क्लास में हम सिर्फ इंसुलेशन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस हमें याद रखना है। अगर आपके जो इक्विपमेंट है उसका इंसुलेशन क्लास एच है तो इसका मतलब है कि वो डिवाइस मैक्सिमम 180 डिग्री पे ऑपरेट करने के लिए बना है, और अगर आपके डिवाइस का इंसुलेशन क्लास सी है तो इसका ये मीनिंग होता है कि वो जो डिवाइस है वो डिवाइस का इंसुलेशन 180 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे विथस्टैंड करने के लिए बना हुआ है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करने के लिए वो डिज़ाइंड है। तो इस तरह से अलग अलग इंसुलेशन क्लासेस के इक्विपमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट रेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रेटिंग है एफिशिएंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस मोटर की जो एफिशिएंसी है वो 84% है। यानी मोटर पे जब हम लोग फुल लोडिंग करेंगे, 3.7 किलोवाट की लोडिंग करेंगे, ऐसी परिस्थिति में जो हमारे पास एफिशिएंसी मिलने वाली है, यानी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी हमारी होती है, एफिशिएंसी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। राइट, परसेंटेज में निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करते थे, तो इससे हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाती है। नेक्स्ट रेटिंग जो इसके बाद आती है वो आती है आईपी प्रोटेक्शन। आईपी प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है, आईपी प्रोटेक्शन का मतलब होता है इनग्रेस प्रोटेक्शन। इनग्रेस प्रोटेक्शन से हमारा मतलब है कि ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस सॉलिड और लिक्विड के अगेंस्ट किस डिग्री तक प्रोटेक्टेड है। दोस्तों जब भी हम लोग आईपी प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 डिजिट आते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट।
ये जो फर्स्ट डिजिट है इसका ये मतलब होता है कि डिवाइस सॉलिड पार्टिकल के अगेंस्ट कितना प्रोटेक्टेड है, और सेकंड डिजिट का मतलब होता है कि डिवाइस लिक्विड के अगेंस्ट किस डिग्री का प्रोटेक्शन रखता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे ये जो हमारा डिवाइस है ये IP55 है। IP55 का मतलब क्या होगा, ये जो पहला डिजिट है वो 5 है, तो 5 का क्या मतलब है, 5 का मतलब है कि ये जो डिवाइस है ये डिवाइस डस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा अगर 2 से 8 घंटे तक इसे एक डस्टी एटमॉस्फेयर में रखा जाए, और अगर इससे ज़्यादा पीरियड के लिए रखा जाएगा तो ऑब्वियसली डस्ट इसके अंदर पेनिट्रेट कर पाएगी। पर अगर 2 से 8 घंटे तक के लिए ही आप इसे डस्टी एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो डस्ट इसके अंदर नहीं जाएगी, यानी इस डिवाइस के अंदर डस्ट से प्रोटेक्शन है, राइट, पर वो एक लिमिटेड डिग्री तक है। फिर लिक्विड के अगेंस्ट हम प्रोटेक्शन देखते हैं तो सेकंड डिजिट भी इसका 5 ही है। तो 5 का मतलब क्या होगा, 5 का मतलब है कि अगर इस मशीन के ऊपर, इस मोटर के ऊपर वाटर जेट्स हम लोग स्प्रे करें तो पानी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो किसी भी एंगल से अगर इस मोटर के ऊपर पानी स्प्रे किया जाएगा तो इस मशीन में पानी एंटर नहीं करेगा, राइट। तो IP55 का मतलब है डस्ट प्रोटेक्टेड और वाटर जेट के अगेंस्ट भी प्रोटेक्टेड। दोस्तों आजकल कुछ मोबाइल जो आप देखेंगे मार्केट में वो वाटरप्रूफ फोन्स आ रहे हैं। तो ये जो वाटरप्रूफ फोन्स है इनका IP प्रोटेक्शन क्या होता है, इनका IP प्रोटेक्शन होता है IP68, यानी ये डस्ट प्रूफ भी होते हैं और पानी के अगेंस्ट अगर हम बात करते हैं तो पानी भी इसमें नहीं एंटर करता। तो इस तरह से हम लोग IP टेस्ट करते हैं और हमें पता चलता है कि सॉलिड और लिक्विड के अगेंस्ट इसकी क्या प्रोटेक्शन है। नेक्स्ट जो इसका इंपॉर्टेंट रेटिंग है वो है इसका पावर फैक्टर। तो आप देख सकते हैं इस मोटर का जो पावर फैक्टर है वो 0.82 है, और जनरली इंडक्शन मोटर्स जो होती हैं इंडक्टिव नेचर होने के कारण इन मोटर्स का जो पावर फैक्टर होता है वो किस नेचर का होता है, वो लैगिंग नेचर का होता है, और यूजुअली ये जो पावर फैक्टर मिलेगा हमें मोटर्स का वो 0.8 की रेंज में ही मिलता है। इसके बाद वेट अगर आप देखेंगे तो वेट इस मोटर का 47 kg है, काफ़ी हैवी मोटर्स है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बेरिंग का डेटा यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों बेरिंग में भी आप देखेंगे DE/NDE करके हमें एक नंबर दिया गया है। तो एक मोटर की अगर हम बात करें तो मोटर्स में स्टैंडर्ड रेटिंग्स के बेरिंग्स ही यूज़ किए जाते हैं। रोटर को रोटेट करने के लिए हम लोग बेरिंग पे ही सपोर्ट देते हैं ताकि जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो। और ये जो बेरिंग्स है ये बेरिंग्स स्टैंडर्ड साइजेस के अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो अगर मैं किसी मोटर की बात करूँ तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक मोटर है और ये मोटर का शाफ्ट वाला एंड है। तो जिस एंड पे हम लोग लोड को कनेक्ट कर सकते हैं इस एंड को कहा जाता है ड्राइविंग एंड, जबकि जो पिछला हिस्सा होता है जहाँ पे लोड को कनेक्ट नहीं किया जाता है और जिस हिस्से पे कूलिंग फैन लगा होता है इस एंड को कहा जाता है नॉन ड्राइविंग एंड। तो दोनों एंड्स के लिए आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग तरह की बेरिंग्स को रिकमेंड किया गया है और हमें हमेशा इसी रिकमेंडेड बेरिंग का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम लोग कोई रिप्लेसमेंट कर रहे हैं या मोटर को रिपेयर किया जा रहा है। सबसे लास्ट में यहाँ पे कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन का मतलब जिस कंट्री में इसे बनाया गया है, जिसमें इसका प्रोडक्शन किया गया है, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमने इस मोटर की नेम प्लेट की सभी डिटेल्स को ध्यान से समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।